से केस लॉ का नाम क्या है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। धर्मोदास घोष सर फेमस केस लॉ है, बहुत मजा आएगा सर। सबसे बड़ा केस लॉ, अगर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितने भी केस लॉज हम पढ़ चुके हैं और पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ा केस लॉ यही है। लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। मौरी बीवी वर्सेस दामोदास घोष। मेरे को एक बार सबको ही हाँ या ना बोलेंगे, क्या आप लोग रेडी हो? 5 से 10 मिनट लगेंगे मेरे को बताओ हाँ या ना। सबको ही रेडी है? मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। यो ओके, कम ऑन लेट्स डू इट। सर मौरी बीवी वर्सेस दामोदास घोष। सर मैं आपको बताता हूं, पहले कैरेक्टर्स के नाम बताता हूं, बहुत सारे कैरेक्टर हैं इसमें। सर ये है दामोदास घोष, सर ये जो दामोदास घोष है ना, ये सर माइनर है। ये क्या है सर? माइनर है। हाँ ये लिखना है, ये लिखना है, मोरी बीवी वर्सेस दामोदास घोष लिखो, और फिर बुक में नोट करके लिख देना कि पेज नंबर इसमें है, ये वाला है। देखो दामोदास घोष जो है ना, वो माइनर है, और ये माइनर तो है ही सर। ये क्या है? होल्स होल्स मेनी इमूवेबल, सॉरी मूवेबल लिख देता हूं, इमूवेबल भी है मूवेबल भी है, मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है सर। दामोदास घोष कौन है सर? माइनर है सर, और इसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब आप बोलोगे सर माइनर प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है, हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। ये लॉज में पॉइंट नंबर 1 में ना, पॉइंट नंबर 6 या 7 में आएगा कि माइनर कैन होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अभी आप मान लो कि माइनर प्रॉपर्टी, माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है, तो होल्ड्स मेनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब और एक बंदा था यहाँ पे, सब ब्रह्मदत्त। सब ब्रह्मदत्त कौन है? सब ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर, पैसे उधार में देता है, मनी लेंडर ब्रह्मदत्त। ठीक है, देखो मैं आपके कैरेक्टर्स बता रहा हूं पहले। सर ब्रह्मदत्त की जो वाइफ थी, ब्रह्मदत्त की जो वाइफ थी, उनका नाम था मौरी बीवी। देखो नाम में ही बीबी है, समझ आ गया ना, बीवी है वो, मौरी बीवी वाइफ। ठीक है, अब ब्रह्मदत्त के एक एजेंट थे, एजेंट का नाम क्या था? केदारनाथ। क्लियर सबको ही? देखो ये 4 कैरेक्टर अभी मैंने आपको बताया, और एक कौन थी सर? और एक ब्रह्मदत्त की मदर थी, मदर। ब्रह्मदत्त बोल रहा हूं, दामोदास घोष की मदर ऑफ डीजी दामोदास घोष। तो ये 5 कैरेक्टर ये केस लॉ में थे सर। सबसे पहला कौन? दामोदास घोष, जो माइनर था, उसके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। फिर ब्रह्मदत्त कौन था सर? मनी लेंडर था, जो पैसे उधार पे देता था। सर ब्रह्मदत्त की वाइफ के नाम क्या था सर? मौरी बीवी था सर। फिर उसके बाद ब्रह्मदत्त के एजेंट का नाम क्या था? केदारनाथ था। सर क्या हुआ? एक मिनट सर, ध्यान से सुनो। अब दामोदास घोष ने क्या किया सर? मॉर्गेज लोन लिया। क्या लिया? मॉर्गेज लोन, मतलब अपनी कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज उसके पास गिरवी रखी और उसके बदले कुछ पैसे मांगे। समझ आया क्या सर? अपनी कुछ प्रॉपर्टी उनके पास गिरवी रखी और उसके बदले कुछ पैसे मांगे। मेरे को बताओ इतना सबको क्लियर है?
सर यहां तक जितना भी हमने पढ़ा है अभी बहुत बेसिक, क्या क्लियर है? सर कितना रुपया मांगा? 20,000 रुपये मांगा, 20,000 रुपये मांगा, ठीक है। अब ये 20,000 रुपये में से सर ₹8,000 पेड, तुरंत पैसा मिल गया, ₹8,000 पेड, और 12,000 रुपये टू बी पेड, ये दामोदास ब्रह्मदत्त को, दामोदास घोष को देना था, ठीक है। अब जब इनकी मम्मी को पता चला, दामोदास घोष की मम्मी को पता चला कि मेरा बेटा माइनर होने के बावजूद मॉर्गेज में प्रॉपर्टी रख के लोन ले रहा है 20,000 और 8,000 ले चुका है, तो मदर ने क्या किया? सर मदर ने क्या किया? देखो मां का दिल है, मां कंसर्न है, ठीक है। मदर ने क्या किया? मदर ने एक नोटिस लिखा, किसको लिखा नोटिस? सर केदारनाथ को नोटिस लिखा, केदारनाथ को। सर क्या लिखा नोटिस में? स्टेटिंग दैट दामोदास घोष डीजी इज माइनर and any contract and any agreement with minor is void ab initio, ठीक है। तो केदारनाथ को क्या किया सर? एक नोटिस लिख के भेजा दामोदास घोष की मम्मी ने। तो जब केदारनाथ को ये चीज पता चली, केदारनाथ को जब ये चीज पता चली, तो केदारनाथ को पहले ही पता था कि वो माइनर है, ठीक है, लेकिन केदारनाथ एजेंट था, उसको बस अपने मालिक का प्रॉफिट दिख रहा था तब। तो केदारनाथ ने क्या किया? सर साइंड अ डिक्लेरेशन। केदारनाथ ने क्या किया? मेड डीजी साइन अ डिक्लेरेशन दैट he is a minor, he has taken ₹8,000, he will take ₹12,000 and repay the same, ठीक है। जैसे ही केदारनाथ को माइनर के बारे में पता चला, तो केदारनाथ ने क्या किया? जो माइनर था दामोदास घोष, उससे क्या किया? एक अग्रीमेंट साइन करा लिया कि तू एक माइनर है, लेकिन तूने अपने इच्छा से 8,000 रुपए लिए और 12,000 लेगा और वापस करेगा बाद में, तब तक तेरी प्रॉपर्टी हमारे पास मॉर्गेज है। अपनी एक अग्रीमेंट साइन करा लिया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो एक बार पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नो डाउट, क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो माँ का दिल नहीं मान रहा, माँ का दिल बोल रहा है कि यार ये गलत हो रहा है। बच्चे की प्रॉपर्टी रख ली, बच्चा उसके बदले 8,000 रुपए लिया है, बच्चे की प्रॉपर्टी तो कम से कम 50,000 की है, बच्चे की प्रॉपर्टी रख ली, सर ये गलत हो रहा है। तो माँ ने क्या किया? सर केस फाइल कर दिया। दामोदास घोष का कोई दोस्त था, उसको बोल के केस फाइल करवा दिया। तो सबसे पहले केस कौन फाइल किया? सर सबसे पहले केस कौन फाइल किया? सर डीजी के तरफ से केस फाइल हुआ, सबसे पहले डीजी के घर वालों की तरफ से ही केस फाइल हुआ। फाइल्ड अ केस, सर लोअर कोर्ट में केस फाइल हो गया। पहले लोअर कोर्ट में हुआ, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, लोअर कोर्ट में केस फाइल हुआ कि मेरा बेटा माइनर है, मतलब दामोदास घोष माइनर है और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो उसको वापस मिलने चाहिए, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है। सर माइनर के साथ कोई भी अग्रीमेंट करना सर वॉइड है, तो जो भी प्रॉपर्टी मॉर्गेज में रखी गई है सर वो हमें वापस मिल जानी चाहिए, ये अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाना चाहिए, तो कोर्ट ने दामोदास घोष के फेवर में जजमेंट दे दिया।
फेवर ऑफ डीजी। बड़ा कीजिए, 1 मिनट देवाशीष, मैं समझा देता हूं पूरा, उसके बाद बड़ा करता हूं। ठीक है, तो कोर्ट ने दार्मोदास घोष के फेवर में ये जजमेंट दे दिया। अब जब ये जजमेंट दिया ना, तब तब ये जो ब्रह्मदत्त थी तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी सर? डेथ हो चुकी थी। ध्यान रखना, तब तक क्या हो चुका था सर? उसका डेथ हो चुका था। तो अब क्या है सर, अब क्या हुआ, जैसे ही लोअर कोर्ट में केस हार गए लोग, मोहरी बीवी, तो जो वाइफ ऑफ ब्रह्मदत्त है, वाइफ ऑफ ब्रह्मदत्त, दैट इज मोहरी बीवी, filed an appeal in high court। देखो ये 1903 का केस है, 1903 का केस है। थोड़ा बहुत फैक्ट्स में इधर उधर हो सकता है। सर हाई कोर्ट में केस फाइल किया मोहरी बीवी ने। पहले किसने फाइल किया था सर? दार्मोदास घोष ने फाइल किया था। लेकिन उसके बाद जब वो हार गई, मोहरी बीवी जब केस हार गई, तब उसके पति की डेथ हो चुकी थी। तो अब मोहरी बीवी ने अपील फाइल की हाई कोर्ट में, अब क्या हुआ देखो, हाई कोर्ट ने भी दार्मोदास घोष के अगेंस्ट, दार्मोदास घोष के फेवर में जजमेंट दिया। फिर मोहरी बीवी ने क्या किया, प्रीवी काउंसिल होता था एक फॉरेन के, जब जैसे अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वैसे उनका प्रीवी काउंसिल होता था। जब ब्रिटिश रूल होता था हमारा, प्रीवी काउंसिल। तो मैं आपको ये हाई कोर्ट में ही बता दे रहा हूं, आप लेकिन ध्यान में रखना, हाई कोर्ट में केस फाइल किया, अपील किया, उसमें भी हार गई मोहरी बीवी। फिर उसके बाद प्रीवी काउंसिल में अपील फाइल किया, सबसे बड़ा जो होता है, उसमें वो क्या हुआ वो बताता हूं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इधर हाई कोर्ट में बता दे रहा हूं, हाई कोर्ट में क्या हुआ। मतलब मान लो कि ये प्रीवी काउंसिल ही है। सर जब केस फाइल हुआ तो दोनों पार्टी लड़े। सर मोहरी बीवी क्या चाहती होगी, मेरे को बताओ, मोहरी बीवी क्या चाहती होगी कि कॉन्ट्रैक्ट जो ये अग्रीमेंट है ये वॉइड हो जाए या वॉइडेबल हो जाए? मेरे को बताओ मोहरी बीवी क्या चाहती होगी? सर जो ये अग्रीमेंट है वॉइड हो जाए या फिर वॉइडेबल हो जाए, उसको किसमें फायदा है? हर्ष का बोल रहा है कि वॉइडेबल, अंजनी वॉइडेबल, बाकी सब भी एक बार आंसर दो। मोहरी बीवी को किसमें फायदा होगा? अंजनी का भी, शिवांग का आंसर आ रहा है वॉइड। ओके, वॉइडेबल। शिवांग मेरे को बताओ वॉइड होने से क्या फायदा होगा मोहरी बीवी को? अगर ये अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है तो मोहरी बीवी को क्या फायदा होगा शिवांग? उसको बेनिफिट रिस्टोर हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ क्या लिखा है सर? अगर वॉइड एग्रीमेंट है तो बेनिफिट रिस्टोर हो जाता है क्या? देखो अरे अग्रीमेंट माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? मतलब पहले वैलिड होगा, उसके बाद कुछ हुआ, उसके बाद मतलब पहले वो मेजर था फिर माइनर हो गया, ऐसा हुआ क्या? पहले मेजर था फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो माइनर हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या शिवांग? सर पहले वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, फिर बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वॉइड हो गया। माइनर के साथ अगर आप कोई अग्रीमेंट कर रहे हो तो पहले क्या वो मेजर था फिर माइनर हो गया? सर वो तो स्टार्टिंग से माइनर है, इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 बोल रहा है। तो क्या होगा? वॉइड एग्रीमेंट होगा। तो अब बताओ किसमें फायदा है सर? वॉइड कराने में फायदा है या वॉइडेबल कराने में मोहरी बीवी को फायदा है? सर अगर मोहरी बीवी वॉइडेबल करा देती है तब क्या हो जाएगा सर? तब क्या हो जाएगा सर? जो 8,000 रुपए उसको दिए है ना वो माइनर को वापस करने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर वॉइड हो जाता है तो 8,000 रुपया मोहरी बीवी का नुकसान हो जाएगा। और मैं 1903 की बात कर रहा हूं, 8,000 इक्वल टू 80 लैक्स, ठीक है, 100 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। राइट शिवा, वॉइडेबल, ठीक है। तो मोहरी बीवी ने अपील फाइल किया और अपील में क्या कहा? देखो जज साहब,
इसने हमसे झूठ कहा। अभी मोरी बीवी को 8,000 रुपए चाहिए, तो मोरी बीवी ने क्या किया, अपने मन से बनाया या जो भी, कहा कि जज साहब इसने हमें झूठ कहा, इसने कहा कि ये मेजर है, इसने कहा ये मेजर है। क्या कहा सर, मेजर है, झूठ बोला हमसे। इस पे सर, इस पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1963, इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 का सेक्शन 155 लगना चाहिए। सर उसमें क्या बोल रहा है, सर अगर आप कुछ एस्टॉपेल कर रहे हो, अगर आप कुछ एस्टॉपेल कर रहे हो, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उस अग्रीमेंट के लिए मान लिया जाएगा कि आपने जो कहा वो सच है, भले ही आप झूठ बोल रहे हो। देखो दिमाग में लेने वाली बात नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा ज्ञान है, एक्स्ट्रा ज्ञान। सर इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 में ये कहा गया कि अगर कोई आदमी अपने आप को कुछ जता रहा है जो कि वो नहीं है, तो जिस रीजन, जिस एग्रीमेंट में आने के लिए उसने वो चीज जताई, उस एग्रीमेंट के लिए वो झूठ को भी सच मान लिया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो मोरी बीवी क्या बोली, सर इसने मेरे को झूठ कहा कि सर मैं मेजर हूं, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट सर वॉइडेबल होना चाहिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे ऑप्शन पे वॉइडेबल होना चाहिए, और मैं इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगी, वॉइड एग्रीमेंट नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बताऊंगी, क्योंकि उसने इस एग्रीमेंट के लिए क्या मान लिया जाएगा कि वो मेजर है, कि वो मेजर है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से वॉइड नहीं होगा, तो मैं इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मानूंगी और अपने 8,000 रुपए ले लूंगी। क्लियर है, सिंपल सी बात है, समझ आया, थोड़ा समझ आया। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं आपको बताता हूं एक पॉइंट कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 का सेक्शन 155 एस्टॉपेल वाला सेक्शन माइनर पे नहीं लगता है। जज साहब ने तो पहले ही क्लियर कर दिया कि ये माइनर पे नहीं लगता है। मतलब सर इसका मतलब क्या, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनरिटी। मतलब सर माइनर अभी झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, बाद में ये बोल सकता है कि मैं तो भाई माइनर, तो माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इस उस पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 का सेक्शन 155 नहीं लगता है। मेरे को बताओ समझ आया कि नहीं, थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं। अभी तक पूरा केस लॉ खत्म नहीं हुआ है, जितना मैं समझाया हूं उतना समझ आया कि नहीं। सर वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 सेक्शन 155 एस्टॉपेल लिख के रख लो साइड में। थोड़ा बहुत आया, अंजनी पूरा आना चाहिए, देवाशीष थोड़ा थोड़ा नहीं, पूरा आना चाहिए। अभी मैंने पूरा बताया नहीं, सुनो तो सही। ये किसने कहा, सर मोरी बीवी ने कहा। ये किसने कहा, मोरी बीवी ने। लेकिन जज साहब ने क्या कहा, मोरी बीवी ने, चलो मैं इधर लिख देता हूं ना, फिर आपका डाउट हो जाएगा नहीं तो। एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1963, estoppel to be a major is fraud and the contract should be voidable. सर ऐसे तो जो भी फ्रॉडस्टर होंगे वो अपना काम माइनर्स से करवा के बचे रहेंगे। गौरव, अगर माइनर खुद से करता है तब माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। सर अगर कोई और करवाता है तब क्या होता है, कल वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी है। सर माइनर के गार्डियन कब काम करते हैं, सर कब माना जाएगा कि माइनर ने अगर कुछ गलती की है तो उसके गार्डियन को जाके पकड़ा जाएगा, मम्मी पापा को बोला जाएगा, कब बोला जाएगा, वो सारी चीजें हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम सही क्वेश्चन है गौरव, इसका भी तोड़ है। ऐसा नहीं है कि लॉ ऐसे थोड़े लोले पोले कोई बनाते हैं, बहुत ज्ञानी वानी लोग बनाते हैं यार। ठीक है, तो इस पे जज साहब ने क्या कहा, हेल्ड दैट सेक्शन 155 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1963। ओह शिट, एक मिनट, और 5 मिनट लगे मेरे को, बस खत्म है क्लास, लास्ट स्टेज पे हूं मैं। बस ये बार बार वन नोट इधर क्यों आ जा रहा है।
इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 is not applicable to minor. That is, minor can always plead minority. ठीक है, इतना समझ आया सर। मोरी बीवी ने अपना ये पॉइंट रखा कि सर ये वॉइडेबल होना चाहिए क्योंकि उसने मेरे को झूठ बोल के ये कॉन्ट्रैक्ट में आया था। फिर उसके बाद इन्होंने कहा, जो धर्मदास घोष की मम्मी ने कहा नहीं नहीं मैंने नोटिस भेजा था, याद है आपको नोटिस वाली बात, केदारनाथ को नोटिस भेजा था कि सर ये माइनर है, याद है? हाँ सर याद है। तो मोरी बीवी ने धर्मदास घोष ने वो नोटिस दिखा दिया कि नहीं केदारनाथ को भेजा गया था, ये भेजा गया था। तो अल्टीमेटली हाई कोर्ट ने भी किसके फेवर में दिया सर? हाई कोर्ट ने भी किसके फेवर में दिया? फेवर ऑफ धर्मदास घोष, फेवर ऑफ धर्मदास घोष। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट को पता चल गया ना ये झूठ बोल रही है, मोरी बीवी झूठ बोल रही है, तो हाई फेवर ऑफ धर्मदास घोष। एंड द एग्रीमेंट was held void and no restoration of benefit. No restoration of benefit. लिमिटेशन इंडियन एविडेंस एक्ट 1963 है, 1863 है, देख लो एक बार। 1863 होगा, मेरे को ठीक से याद नहीं अब, 18 या फिर 19 कंफ्यूज हूं मैं। 1863 होगा, फिर देख लो एक बार, गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है। एंड द एग्रीमेंट वाज हेल्ड वॉइड एंड नो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। तो केस कौन जीत गया? धर्मदास घोष जीत गया। मेरे को बताओ क्या केस लॉ समझ आया? उसका लैंड नहीं, उसने जो भी मॉर्गेज में रखा था, जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो उसको वापस मिल जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया ना सर, जो भी प्रॉपर्टीज है वो उसको वापस मिल जाएंगे, मॉर्गेज से हट जाएंगे। मॉर्गेज में रखना मतलब पेपर्स उसके पास थे, तो पेपर्स वापस मिल जाएंगे वो प्रॉपर्टी के, और इसको 8,000 रुपए भी देना नहीं पड़ेगा। तो 8,000 रुपए नुकसान हो गया मोरी बीवी का। क्लियर है सर? ये केस लॉ समझ आया? मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। 80% नहीं, पूरा 100% होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये केस लॉ आपको समझ आया, यहां पे क्या हुआ सर? यहां पे क्या हुआ सर? माइनर ने खुद कॉन्ट्रैक्ट किया, खुद केस फाइल किया, मतलब पहले तो खुद ही किया था, उसके बाद मोरी बीवी ने किया। मोरी बीवी क्या है यहाँ पे सर? प्लेंटिफ है। मोरी बीवी क्या है सर? अल्टीमेटली मोरी बीवी क्या है सर? प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, तब ये एग्रीमेंट वॉइड हो गया, ठीक है। एक एक्स्ट्रा ज्ञान दूं क्या? मेरे को बताओ, आप ले पाओगे क्या? अभी अभी आपके दिमाग में जाएगा क्या एक्स्ट्रा ज्ञान? इससे रिलेटेड ही है। अरे क्या क्या बताओ, दूं कि नहीं? यस एक्स्ट्रा ज्ञान, मैं खाली सेक्शन देख लेता हूं कौन सा है। देखो ये कोई नहीं बताएगा आपको, जरूरत भी नहीं है। एक मिनट बस, सेक्शन कौन सा सेक्शन है वो? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अच्छा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। एक्स्ट्रा ज्ञान एक होता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये 1963 का है। ये वाला एक बार देख लेना, चेक कर लेना ये कौन सा है सर। ये 1963 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ठीक है। ये क्या बोलता है सर? इसमें एक पॉइंट बोलता है, वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस। देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोल दिया सर? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोल दिया कि ये अग्रीमेंट वॉइड है और जो बेनिफिट्स है वो रिस्टोर नहीं होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये बोला। आपने अभी केस लॉ देखा मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष कि जो बेनिफिट्स हैं वो रिस्टोर नहीं होंगे क्योंकि ये जो माइनर के साथ अग्रीमेंट है, दिस इज वॉइड एब इनिशियो। इतना क्लियर है? मेरे को बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। अच्छा 1872 ही है क्या एविडेंस एक्ट? ठीक है, मैं देख के बता दूंगा आपको।
मेरे को बताओ इतना क्लियर है कि नहीं? इतना क्लियर है? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से सर अगर आप कोई माइनर के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो तो दैट इज वॉइड एब इनिशियो एंड नो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स इफ टेकन। क्लियर? लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्या बोल रहा है? 1963 बोल रहा है वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस। अब अगर ऊपर वाले केस में सर अगर प्लेंटिफ दार्मोदास घोष होता तो केस किसने फाइल किया सर? दार्मोदास घोष ने केस फाइल किया। मतलब जस्टिस किसको चाहिए सर? दार्मोदास घोष को चाहिए। तो ऊपर वाला लाइन क्या लिखा हुआ है? वन हु सीक्स जस्टिस, मतलब जो जस्टिस पाना चाहता है। यहाँ पे जस्टिस कौन पाना चाहता है सर? दार्मोदास घोष, क्योंकि उसने केस फाइल किया। लिखा हुआ है वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस। मतलब अगर इधर दार्मोदास घोष प्लेंटिफ है तो उसको बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ेंगे। will have to restore benefits under specific relief act 1963। सर इसका मतलब सर जिसने केस फाइल किया अगर उसने कोई बेनिफिट लिया है, वन हु सीक्स जस्टिस, तो उसको वो बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे। हाँ खत्म हो गया गौरव। उसको वो बेनिफिट्स रिस्टोर करने पड़ेंगे। मेरे को बताओ समझ आया क्या? सर देखो ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, अपने दिमाग में नहीं डालने का ये। सर ये सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान है, अगर रियल लाइफ में जाओगे तो तब पता चलेगा। क्लियर? तो हमने एक बार खाली शॉर्ट में रिवीजन। सर सबसे पहला पॉइंट, लॉज रिलेटिंग टू माइनर हमने क्या पढ़ा? अग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। मोरी बीवी वर्सेस दार्मोदास घोष। सर दार्मोदास घोष माइनर था, उसने कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रख के 20,000 रुपए का लोन मांगा मोरी बीवी के हस्बैंड से। उसने 8,000 रुपया दे दिया। फिर जब दार्मोदास घोष की मम्मी को पता चला तो दार्मोदास घोष की मम्मी ने एक नोटिस लिखा ब्रह्मदत्त के एजेंट को कि ये माइनर है। तो ब्रह्मदत्त के एजेंट ने क्या किया सर? अग्रीमेंट बनवा, मतलब लिखवा लिया ये वो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है सर, अग्रीमेंट तो वॉइड ही होगा। तो उसके बाद सर दार्मोदास घोष ने पहले केस फाइल किया, मतलब उसकी मम्मी ने उसके फ्रेंड के बिहाफ पे केस फाइल किया, तो वो जीत गया कि हाँ सर वॉइड है। ठीक है, लेकिन उसके बाद मोहरी बीवी ने अपील फाइल कर दी, तो इसलिए मोहरी बीवी अभी प्लेंटिफ बन गई कि नहीं, मोहरी बीवी ने कहा कि इसने हमें झूठ कहा था, तो इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से सेक्शन 155 के हिसाब से ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया और ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होना चाहिए और मुझे मेरे 8,000 रुपए वापस मिलने चाहिए। तो इस पे जज साहब ने कहा सबसे पहली बात, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 155 माइनर पे नहीं लगता है, तो यहीं पे आपका वॉइडेबल वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। सेकंड बात, आप इनकी मदर ने नोटिस भेजा था कि ये माइनर है, उसके बाद भी आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस तब आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा नहीं, उसके बाद भी आपने एग्रीमेंट किया, तो ये जो एग्रीमेंट है ये वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड नो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स। क्लियर है? फिर मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दिया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का लिखा हुआ है वन हु सीक्स जस्टिस मस्ट डू जस्टिस। अगर प्लेंटिफ खुद माइनर होता, खुद जस्टिस के लिए जाता, तो तब उसे बेनिफिट्स रिस्टोर करना पड़ता, लेकिन क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? नहीं सर। किसमें? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के। तो आपको ये एक्स्ट्रा ज्ञान याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ क्लियर है क्या? स्टार्टिंग में थोड़ा मजा आ रहा है? इतना बड़ा केस लो, सबसे बड़ा केस लो है ये आपका।